हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सवेरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे तीसरी यूनिट सीखने के अनुकूल माहौल बनाना। तो इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं वो है विविधता, विकलांगता, समावेशन की अवधारणा और सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता के निहितार्थ, विकलांगता के प्रकार और उनकी पहचान। तो आज हम इसी कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम विविधता को। तो सामान्य रूप से विविधता से मतलब होता है कि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोग, मतलब वो भिन्न भिन्न जातियों के हो सकते हैं, भिन्न भिन्न धर्म या समुदायों के, या फिर सभी की अलग अलग पृष्ठभूमि हो सकती है, मतलब सभी की अलग सामाजिक आर्थिक स्थिति हो सकती है। तो इस तरीके से लोगों में विविधताएं पाई जाती हैं। और शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में हमें ये ध्यान रखना है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के अंतरों को स्वीकार करना, मतलब ये सारे जो अंतर हैं कि कोई किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, या उसकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो कैसी भी है, उन सभी को हमें स्वीकार करते हुए बच्चों को शिक्षा देनी है। इसके अलावा जो विभिन्नताएं हैं वो निम्न प्रकार से हो सकती हैं, मतलब अक्षमता, तो बालक शारीरिक या संज्ञानात्मक रूप से भी अक्षम हो सकते हैं, या फिर वो भिन्न भिन्न जातियों के हो सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो भी अलग अलग हो सकती है। सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति भी अलग अलग हो सकती है। तो इन सभी विविधताओं को हमें शिक्षा में शामिल करना है, मतलब सभी को समाहित करते हुए हमें बच्चों को शिक्षा देनी है। और अगला पॉइंट है विकलांगता। तो विकलांगता से मतलब है कि पर्याप्त शक्ति, क्षमता, शारीरिक या मानसिक क्षमता की कमी, मतलब सामान्य बालकों की अपेक्षा जिन बालकों में पर्याप्त शक्ति, क्षमता या शारीरिक या मानसिक क्षमता की कमी होती है वे बालक विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। और उसके अलावा अधिगम अक्षमता की अगर बात करें तो अधिगम अक्षमता का मतलब है कि परिस्थितियों का एक ऐसा समूह जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने या गणितीय गणना करने में कठिनाई प्रकट होती है, तो उसे हम कहते हैं अधिगम अक्षमता। यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी भाषा है तो उसको बोलने में, पढ़ने में, लिखने में या फिर गणितीय गणना करने में यदि कठिनाई हो रही है, यानी कि वह इस चीज़ को समझने में, सीखने में अक्षम है, तो उसे हम कहते हैं अधिगम अक्षमता। आगे बात कर लेते हैं अक्षमताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया यानी कि पठन विकार। तो पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता होती है उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। और डिस्ग्राफिया से मतलब होता है कि लेखन वैकल्य यानी कि लिखने संबंधी जो अक्षमता होती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। और डिसकैलकुलिया गणितीय वैकल्य यानी कि गणित संबंधी जो अक्षमताएं होती हैं। और डिस्प्रैक्सिया से मतलब होता है गत्यात्मक वैकल्य का कहने का मतलब होता है कि जो शारीरिक मुद्राएं होती हैं उनको संतुलित करने में अक्षम होना। और डिस्फेजिया यानी कि भाषा विकार, तो भाषा संबंधी जो भी विकार होते हैं वो डिस्फेजिया के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ये एक प्रकार का विकासात्मक या व्यवहार संबंधी विकार है। इसमें बालक अति सक्रियता का व्यवहार करता है, जैसे कि समान बच्चों की तुलना में अधिक सक्रिय या बेचैन होना, नियमों और विनियमों का पालन करने में कठिनाई होना। तो इसको शॉर्ट में ADHD भी कहते हैं, इसको भी याद रखना है। और अगला है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि सोलीनता। तो सोलीनता से मतलब होता है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने आप में ही खोए रहते हैं, मतलब उन्हें आसपास के लोगों से कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये सोलीनता विकार होता है। और मनोग्रसित बाध्यता विकार, तो मनोग्रसित से मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी घटना के कारण या कोई ऐसे अवांछनीय विचार होते हैं जिसके कारण से जो मन है वो ग्रसित हो जाता है, तो मनोग्रसित विचार किसी भी घटना या अवांछनीय विचार के कारण उत्पन्न होता है। और मानसिक मंदता से मतलब होता है कि जो बुद्धि है, मतलब मंद बुद्धि का होना, ये मानसिक मंदता के अंतर्गत आएगा। और दृष्टि क्षीणता मतलब देखने में प्रॉब्लम होना। और बौद्धिक विकलांगता, तो ये भी मतलब जो उसकी बुद्धि है वो मंद बुद्धि होना। और श्रवण बाधित से मतलब है कि सुनने में समस्या होना। उसके बाद आगे देख लेते हैं तो विकलांगता अधिनियम 1995, तो इसको भी समझ लेते हैं। और ये अधिनियम अधिकारों का संरक्षण, पूर्ण भागीदारी, समानता पर एक प्रभाव देने के लिए अधिनियमित किया गया था।
मतलब जो भी विकलांग बच्चे हैं उनको भी अधिकार देना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना, उन्हें भी भागीदारी और समानता देना। तो इसलिए ये लाया गया था अधिनियम। और इसके अलावा इसके अंतर्गत निम्नलिखित अक्षमताओं को शामिल किया गया था। अंधापन को शामिल किया गया था, यानी कि जो बच्चे देखने में अक्षम हैं या फिर जिनकी दृष्टि कम है तो कम दृष्टि वाले बालकों को भी शामिल किया गया। कुष्ठ रोग वाले बालकों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा श्रवण क्षति, जिन्हें सुनने में दिक्कत है, और गतिशील विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात। तो मस्तिष्क पक्षाघात से मतलब होता है कि शरीर का कमज़ोर होना या मांसपेशियों का कमज़ोर होना, तो इसे हम गतिशील विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात भी कहेंगे। और मानसिक मंदता यानी कि मंद बुद्धि का होना, और मानसिक बीमारी, किसी भी प्रकार की मतलब जो मानसिक बीमारी है उससे ग्रसित होना। तो इन सभी अक्षमताओं को शामिल किया गया था विकलांगता अधिनियम 1995 में। और उसके आगे देख लेते हैं अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य। तो विकलांगों की रोकथाम, अधिकारों की सुरक्षा, चिकित्सा देखभाल का प्रावधान, और शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास की दिशा में राज्य की जिम्मेदारी का निर्वहन करना, ये भी एक उद्देश्य था। और इसके अलावा एक बाधा मुक्त वातावरण बनाना, मतलब कि जो भी बच्चे विकलांग हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा ना रहे, मतलब चीज़ों को सीखने में या पढ़ने लिखने में, या फिर वह कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी रोज़गार करना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की उन्हें बाधा उत्पन्न ना हो। तो उनके लिए हमें एक बाधा मुक्त वातावरण बनाना, ताकि वह भी चीज़ों को आसानी से सीख सकें, पढ़ लिख सकें। तो हमें उनके लिए एक बाधा मुक्त वातावरण बनाना है, ताकि उन्हें चीज़ों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो सीखने में। और व्यक्तियों के शोषण की किसी भी स्थिति का प्रतिकार करना। तो ये सारे उद्देश्य थे इस अधिनियम के। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो एक और अधिनियम आया जो कि दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 था। और इस अधिनियम के तहत 21 प्रकार की दिव्यांगता को बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता को बताया गया है। इसमें दृष्टि दोष को शामिल किया गया है, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, बहरापन, संचालन दिव्यांगता यानी कि अस्थियों में किसी भी प्रकार का विकार होना, बौनेपन को शामिल किया गया है, बौद्धिक अक्षमता, और इसके अलावा मानसिक बीमारी को भी शामिल किया गया है, और स्वलीनता विकार। तो स्वलीनता विकार हमने बताया था कि यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही खोए रहते हैं, उन्हें ज़्यादा आसपास के लोगों से मतलब नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं स्वलीनता विकार। और मस्तिष्क पक्षाघात को भी हम पीछे समझा चुके हैं। इसके अलावा मांसपेशी दुर्विकास यानी कि मांसपेशियों का ठीक तरीके से काम न करना या मांसपेशियां सही ना होना। इसके अलावा पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से मतलब होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आना भयंकर, या भयंकर सिर दर्द होना। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार की कमी, तो ऐसी कंडीशन वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। और विशिष्ट अधिगम अक्षमता, तो अधिगम अक्षमताएँ हमने पीछे बताई थी, जैसे कि डिप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। और इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं बहुविध ऊतक दृढ़। तो इसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्ज की विकृति शामिल रहती है, तो इन्हें भी शामिल किया गया है इसमें। और भाषा अक्षमता वाले बालकों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया जो होता है ये खून की कमी के कारण होने वाला रोग है, और ये एक आनुवंशिक बीमारी होती है, तो इसको भी याद रखना है। और हीमोफीलिया, ये भी एक आनुवंशिक बीमारी है। और सिकल सेल रोग, ये भी एनीमिया के कारण शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है। और हीमोग्लोबिन का कम होना या फिर थकान महसूस होना आदि सारे लक्षण रहते हैं सिकल सेल रोग में, तो इन्हें भी शामिल किया गया है। और बधिरपन, दृष्टिहीनता सहित कई अन्य दिव्यांगताएं, मतलब किसी बालक में यदि कई सारी भी दिव्यांगताएं हैं, जैसे कि बहरा भी है और दिखाई भी नहीं देता, या उसके साथ साथ अन्य दिव्यांगताएं भी हैं, तो इनको भी शामिल किया गया है। और अम्लीय हमले का शिकार, तो ऐसे बालकों को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा लास्ट में है पार्किंसंस रोग, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक विकार जो अक्सर कपकपी के साथ गतिविधि को प्रभावित करता है, तो ये भी एक रोग है। और तो ये टोटल 21 प्रकार हैं जिसको शामिल किया गया है दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम में। तो इन टोटल 21 प्रकारों को याद रखना है। हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो विकलांगता का अधिकार अधिनियम है उसमें कितने प्रकार की विकलांगता को बताया गया है, या कितने प्रकार की जो विकलांगता है उसको उसमें शामिल किया गया है।
अब हम आगे देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करेंगे। तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त करवाना। यानी कि समावेशी से मतलब ये होता है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को हमें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना है। मतलब उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी है, उसका सामाजिक जो परिवेश है वो कैसा भी है, सभी वर्गों के बच्चों को हमें शामिल करना है। वो किसी भी जाति से आता है, किसी भी धर्म से आता है, तो मतलब हमें सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा देनी है। यानी कि सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में हमें जोड़ना है। उसके अलावा एक ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा विशेष क्षमता वाले बालक, जैसे कि मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक समान शिक्षा प्रदान करनी है। यानी कि जो मंदबुद्धि वाले बालक हैं या प्रतिभाशाली बालक हैं, तो उन्हें हमें सभी को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध करवानी है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा के प्रचलन की अगर बात करें तो सबसे पहले जो मेसियन सम्मेलन हुआ था, जो कि थाईलैंड में हुआ था, और ये हुआ था 1990 में, और इस टाइम इसमें 52 देशों ने हिस्सा भी लिया था। तो सबसे पहले यहीं पर अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। इसके बाद सलमान का सम्मेलन होता है, जो कि होता है 1994 में, और स्पेन में हुआ था। तो यहाँ पर 92 देशों ने हिस्सा लिया था और 25 अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया था। और ये सम्मेलन यूनेस्को द्वारा किया गया था। और इस टाइम जो इसकी थीम थी, तो वो थीम थी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन, सुलभता और यहाँ पर क्षमता नहीं है, समता होगा। तो ये थीम भी याद रखनी है। इसके अलावा इंडोनेशिया सम्मेलन 2000 में हुआ था। तो यहाँ पर 2015 तक पूरी दुनिया को समावेशी शिक्षा देने का संकल्प लिया गया था। तो इसको भी याद रखना है कि जो समावेशी शिक्षा का प्रचलन है वो किस तरीके से हुआ, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। तो समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि समावेशी कक्षा ऐसी होती है कि वहाँ पर भिन्न भिन्न टाइप के, मतलब विभिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चे होते हैं, तो वह विविधता को प्रोत्साहित करती है। मतलब विविधता को एक साथ लेते हुए चलती है समावेशी शिक्षा, और सभी संस्कृतियों को साथ मिलकर आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, कोई मंद बुद्धि है, कोई तीव्र बुद्धि का है। तो हमें सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है और उनके प्रति संवेदनशील रहना है। इसके अलावा विद्यार्थियों से लगाव और धैर्य भी रखना चाहिए, और विद्यार्थियों की क्षमताओं और अक्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सभी टाइप के बच्चे हैं, तो उनकी क्षमताएं क्या हैं, मतलब वो किस तरीके से क्या सीख सकते हैं, और उनकी अक्षमताएं क्या हैं, इन सभी चीज़ों का एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। और आगे अगर बात करें समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, तो असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़ करके विकास की मुख्य धारा में लाना। इसके अलावा जो भी असमर्थ या अक्षम बालक हैं, उनकी समस्याओं का पता लगा करके उनका निवारण करना, ताकि उनका समुचित विकास हो सके। मतलब जो भी बालक असमर्थ है, अक्षम है किसी भी तरीके से सीखने में, तो हमें उनकी समस्याओं का पता लगाना है, उनका निवारण करना है, ताकि उनका भी हम समुचित विकास कर सकें। इसके अलावा उनके अधिकारों की रक्षा भी करनी है, और सभी के लिए शिक्षा, और साथ ही कौशलों की पहचान। तो कौशलों की पहचान से मतलब ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बालक पढ़ने में सही नहीं है तो उसमें फिर कोई भी कौशल नहीं है, हो सकता है उसमें कोई और कौशल हो। तो हमें बच्चों के कौशलों की भी पहचान करनी है, और उसी हिसाब से फिर उनके कौशलों का प्रशिक्षण करवाना है, ताकि उस बच्चे का विकास किया जा सके। तो कौशलों की पहचान भी करना, और बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार करना, और साथ ही आत्मनिर्भर भी बनाना। तो हमें बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार करना है और बालकों को आत्मनिर्भर भी बनाना है। तो ये सारे उद्देश्य हैं समावेशी शिक्षा के। और आगे अगर बात करें तो निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों एवं उनकी शिक्षा। मतलब कि कुछ बच्चे निर्धन या पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उनकी भी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले निर्धनता की अगर बात करें तो निर्धनता का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही सक्षम नहीं होता है। यानी कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चों को शिक्षा कैसे दिलवाएगा। तो मूलभूत आवश्यकताओं से मतलब है जैसे कि खाना पानी हो गया, या फिर किसी भी यदि मतलब किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी बीमारी लग जाती है,
तो उस बीमारी का वह इलाज भी नहीं करवा पा रहा है। यानी कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो इनकी भी पूर्ति करने में यदि कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो वह शिक्षा भी नहीं दिलवा पाएगा। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, और इसीलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया था, जिसमें सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। यानी कि जो RTE एक्ट 2009 है, यह सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर जोर देता है। तो RTE एक्ट को हमने विस्तार से पढ़ाया है, यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लें। उसमें सारे प्रावधान किए गए हैं बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए। इसके अलावा भी और कई प्रावधान हैं, और प्रमुख कार्यक्रम जैसे कि मध्याह्न भोजन स्कीम लाई गई, और मुफ्त में किताबें और मुफ्त में ड्रेस, ताकि जो निर्धन हैं या पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उन्हें भी शिक्षा मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके अलावा हम एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि आप लोगों को समझ में आया है या फिर वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।